नमस्कार साथियों, मैं प्रांजल, मेरे दो साथी चित्रांश और कैमरा के पीछे मानस। हम आज फिर नमा सिंह सर के साथ हैं, जो एक अनुभवी खेल कार्य और शिक्षा सलाहकार है। उन्हें इस क्षेत्र में लगभग 20 साल का अनुभव है। उन्हें के कई किताबों, खेल करियर पे ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं। तो आज हम उनके साथ हैं कुछ बच्चों के प्रश्नों के लिए। थैंक यू। सर, आजकल के विद्यार्थियों के लिए खेल को करियर के रूप में चुनने की क्या अवसर और चुनौतियां हैं? चुनौती तो एक ही है, पेरेंट्स, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चा स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन में जाए, बल्कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का जो करियर है उसके जैसा ग्लैमरस करियर कोई और नहीं है। अब मैं एक फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इस कॉलेज के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तनख्वाह किसी और सब्जेक्ट के टीचर्स से कम होगी। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मतलब स्कूल्स के अंदर पीटी मास्टर बन जाना या कॉलेज के अंदर पीटी मास्टर, ये बिल्कुल गलत है। जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं राइट फ्रॉम स्कूल्स, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ब्रॉडली अगर अपन क्लासीफाई करें तो एक तो एकेडमिक करियर जिसमें मैं हूँ, एक अदर करियर, अदर इन द सेंस आप लोग आईपीएल में काम कर सकते हैं, आप लोग आईएसएल में काम कर सकते हैं, आप लोग वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट में काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ले सकते हैं, अगर आप एमबीबीएस कर किया है, आप डॉक्टर हैं, तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को अपना करियर ले सकते हैं। स्पोर्ट्स साइंसेज में करियर है, स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर मेनली जो 3 साइंसेज है, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक ही है, और ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को आप अपना करियर बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स साइंसेज में भी आपका करियर है, और अगर एकेडमिकली आप करना चाहते हैं तो आप पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं स्कूल्स के अंदर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, और अगर कॉलेजेस में जाना चाहें तो आप लोग जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी की नेट एग्जामिनेशन होती है, उसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू वर्क इन अ कॉलेज। फिर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर्स की पोस्ट होती हैं, तो आप वो भी पोजीशन ले सकते हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्टर की होती है, जैसे आसपास बड़ी यूनिवर्सिटी में, ये सारे हाईली पेड जॉब्स हैं। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम करना चाहते हैं, जैसे ओलंपिक की, लॉस एंजलिस में भी ओलंपिक्स होने वाले हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनेगी, अगर आप उस उधर काम करते हैं, या इंडिया में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2030 अहमदाबाद में, तो अगर वहाँ काम करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री करके यू आर एलिजिबल। तो सैलरी वाइज आपको बाकी सबसे ज़्यादा अपर एज है। अब मान लो मैंने ये ले लिया है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी सैलरी बाकी सब टीचर्स के साथ सिमिलर है, लेकिन मान लो मैं एशियन गेम्स चाहता हूँ, अभी नगोया एशियन गेम्स हो रहे हैं, आता हूँ एज एन ऑफिशियल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन का, तो मेरे को $25 पर डे मिलते हैं, अदर देन फ्री अकोमोडेशन एंड लिविंग। तो स्पोर्ट्स जैसा करियर कोई और है नहीं, और चुनौती सिर्फ एक ही है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। सर, तो खेल और शिक्षा के बीच में संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है और इस पे आपका क्या सुझाव रहेगा बच्चों के लिए? एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एकेडमिक पढ़ाई करें। एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि आपको एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान देना है, को करिकुलर पे भी ध्यान देना है, और जो स्पोर्ट्स है इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये को करिकुलर एक्टिविटी है। बच्चे लोगों को खेलना ज़्यादा पसंद होता है, क्लासरूम में बैठना पसंद नहीं होता, और अगर स्पोर्ट्स जो है उसको अगर आप ज़्यादा महत्व देंगे तो यू विल बी ओवरऑल फिट, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, और अगर आप फिट होंगे तो आप एकेडमिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाएंगे। मैंने ये बात मार्क की है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता रहता है वो एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। मैं एक दो एग्जांपल्स दूं। एक मेरा फ्रेंड का बेटा था, उस बेटा है जो स्पोर्ट्स ही करता था, और वो 12th में था, तो बाकी सारे जितने 99% उसके क्लासमेट्स थे वो लोग सब ये कोचिंग सेंटर्स जाते थे अपनी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। लेकिन ये जो बच्चा था ये स्पोर्ट्स करता था, नेशनल खेला था, और जब एग्जामिनेशन चल रहे थे उसके एक दो दिन पहले उसके टूर्नामेंट्स भी चल रहे थे, तो उसने टूर्नामेंट भी पार्टिसिपेट किया, और जब एग्जामिनेशन में वो एग्जाम देने बैठा
तो उसके 96% है एज कम्पेयर टू अदर्स जिनके 89-90 जो लोग साल भर कोचिंग लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें एकेडमिक्स पे लोड देना है। मेरे हिसाब से 50-50% होना चाहिए। आप ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाओ, कहीं भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जैसा हमारे यहाँ क्लासरूम के अंदर। बाकी सब जगह टास्क ओरिएंटेड है। आप जापान देख लो, चाइना देख लो, आप कोरिया देख लो, कहीं पे भी इतना क्लासरूम टीचिंग नहीं है। तो मेरा यही है कि अगर आप पूछते हैं कितना देना चाहिए, तो 50-50, बल्कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा देना चाहिए, 60-70% एंड 30% टू एकेडमिक्स। तब जाके आपकी कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। सर, आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में कार्य किया है, तो उन कार्यों से जो आपको अनुभव मिले, उनसे आपको क्या सीख मिली? जो सबसे पहला मैंने टास्क लिया था वो था कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैं वॉलंटरी काम करने गया था, और वहाँ पे जब थोड़े दिन काम किया तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि आप फुल टाइम आ जाओ यहाँ पे। पर चूंकि मेरी ये गवर्नमेंट जॉब थी और मैं छोड़ नहीं सकता था, तो मैं डेप्यूटेशन पे गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैंने साउथ एशियन गेम्स किए, लूसोफोनिया गेम्स किए, एशियन गेम्स इंचियोन 1914 में मैं इंचियोन गया, सियोल, वहाँ पे मैं 1.5 महीने रहा। मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के शेफ डिमिशन जो हेड होता है उसका कोऑर्डिनेटर था, तो सारा अरेंजमेंट्स देखने पड़ते हैं। अब जब आप जाते हैं काम करने के लिए किसी मल्टी स्पोर्ट इवेंट या इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, तो स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब नहीं है स्पोर्ट्स, उसमें बाकी सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं, यानी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल एक्रेडिटेशन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, और उसके अलावा और बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं। मेडिकल एंड डोपिंग भी होता है, लॉजिस्टिक्स भी होता है। तो जो चीज़ें के बारे में जनरली हमें नहीं पता, जब आप ऐसे मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में काम करते हैं, मान लो एक कंट्री बिड करती है ओलंपिक्स के लिए या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो उसके अंदर उनको बताना पड़ता है कि इस स्पोर्ट इवेंट से कंट्री को क्या फ़ायदा होगा, उनकी ग्रीन एनर्जी कैसे वो होगी। तो तब मैं जब आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के काम किया, मेरी टीम के अंदर आर्किटेक्ट्स भी होते थे, आईएएस ऑफिसर्स भी होते थे, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी होते थे, और हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स थे, जैसे डीएमआरसी, मेट्रो था, एक एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जीएनसीटीडी गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके अलावा और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स थे। तो हमारी इनसे मीटिंग्स होती थी। तो आप जब इतने वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर से मिलते हो, तो आपका हॉरिजन ऑफ नॉलेज उतना बढ़ जाता है, आपको हर एरिया के अंदर पता चलता है। आर्किटेक्ट्स के साथ, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि कैसे वो लोग डिज़ाइन करते हैं, कैसे ऑटोकैड ड्राइंग्स होती हैं, ऑटोकैड ड्राइंग्स में कलर कोडिंग कैसे की जाती है, और आर्किटेक्चरल ड्राइंग का कितना महत्व है। तो इस तरीके से सारे ही जितने एक कंट्री के अंदर हो सकते हैं वर्टिकल्स, उन सारे वर्टिकल्स में काम करने का मौका मिला। तो ये फ़ायदा होता है, आप किसी भी मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में काम करते हो तो आपको वैरायटी मिलती है, और आपका नॉलेज उतना ज़्यादा वो होता है एक्सपेंड।